हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। वैसे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या है, उसी का कंटिन्यूशन होगा। ये एचएस फर्स्ट ईयर का मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का कंटिन्यूशन है। लेक्चर नंबर शायद 7 होगा, चेक कर लेना। तो पिछले वीडियो में मैंने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जो है उसके बारे में डिस्कस की थी, तो वो कंप्लीट नहीं हुआ था, इनकम्प्लीट था। आज हम इसको पूरा इलाबोरेटेड डिस्कस करेंगे, कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इस टॉपिक को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे नए हैं चैनल में, प्लीज़ सब्सक्राइब करो और लाइक शेयर कमेंट तो करो। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बताओ कैसा लग रहा है, फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का जो डेफिनेशन है वो मैंने बता दिया था। अगर एक्सेलरेशन होना है तुम्हारे पास तो चेंज इन वेलोसिटी जो होगा वो होना ही है। चेंज इन वेलोसिटी होगा तभी जाके एक्सेलरेशन होगा। और अगर वो चीज़ यूनिफॉर्म होता है, मतलब वेलोसिटी इज चेंजिंग यूनिफॉर्मली विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो टाइम इंटरवल भी होगा ना वो भी इक्वल होना चाहिए, या फिर तुम पर यूनिट टाइम इंटरवल कहोगे। मतलब वेलोसिटी चेंजेस यूनिफॉर्मली पर यूनिट ऑफ टाइम या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है ना। तब उस टाइप ऑफ जो मोशन होगा हमारे पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा। वो मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया, इसलिए थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ। तो लास्ट वीडियो में देखना, मैंने कुछ ग्राफ्स भी ड्रॉ किए थे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। मैंने बताया था कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, उसमें क्या किया था मैंने कहा था कि तुम्हारे पास इक्वेशन है इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, जैसे कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अच्छा एक बात बताओ, ये तो मैंने होमवर्क दिया था ग्राफिकली प्रूफ करने के लिए, किया हो कि नहीं? हाँ ना, कुछ बताना मुझे कमेंट में, ठीक है। और नहीं किया तो मैं करवा दूंगा। वैसे मैंने कहा था कि ये सारा इक्वेशंस ऑफ मोशन जितना भी है वो मैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, मतलब कैलकुलस का यूज़ करके करूँगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी रहता है, ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर इनिशियल वेलोसिटी रहता है तो ऐसे होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर तुम्हारे पास इनिशियल वेलोसिटी रहता है तो स्ट्रेट लाइन तो होगा ही, है ना, पर यहाँ से होगा, जीरो से नहीं होगा। अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो यहाँ से जाएगा, ये वेलोसिटी हो गया, ये तुम्हारे पास टाइम हो गया, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया था। मैंने पॉसिबिलिटीज़ भी बता दिए थे कि नेगेटिव हो सकता है ना, यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, इसके नीचे से भी स्टार्ट हो सकता है। एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन की बात है ना, डीएक्सेलरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बैक साइड जा रहा होगा या फिर फ्रंट साइड जा रहा है ना, एक्सिस में तुम ऐसे जा रहे हो या फिर ऐसे जा रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करके साइन होगा और अकॉर्डिंगली ग्राफ्स भी होंगे, ठीक है। वो मैंने लास्ट वीडियो में अच्छी तरीके से बताया हुआ है, चेक कर लेना, सारे वीडियोस इंटर रिलेटेड होता है। तो मैं यहाँ पे रेफरेंस ही दे रहा हूँ सिर्फ उन वीडियोस का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो मैं करने वाला हूँ आज, मैं ये देखने वाला हूँ कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, मतलब मेरे पास अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है ना। तो इसके वजह से जो वेलोसिटी ग्राफ हमने ड्रॉ किया हुआ है उससे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, याद है ना। सेम चीज़ मैंने किया था कि ग्राफिकली हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा यूनिफॉर्म मोशन में, है ना। यूनिफॉर्म मोशन में भी हमने किया हुआ था, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था वहाँ पे, याद है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, याद है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं, चलो देखते हैं। तो मान लो मैंने एक टाइम इंटरवल यहाँ पे लिया t1, जिसका कॉरस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी होगा वो तो यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे उसका v1 लिख रहा हूँ, ठीक है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने, इस पॉइंट पे एक टाइम लिया, यहाँ पे भी एक टाइम इंटरवल ले रहा हूँ t2, सिमिलर है वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के तरह ही, मतलब यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो यहाँ से भी तुम एक ऐसे ड्रॉ कर लो। ये क्या किया तुमने, परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप किया और इस पॉइंट का कॉरस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी होगा वो यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा। स्ट्रेट ड्रॉ करना, ठीक है। मैं तो ड्रॉ कर रहा हूँ, मेरा थोड़ा सा बैंड हो रहा है, तुम स्ट्रेट ड्रॉ करना इसको। तो ये v2 है, इस v को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्लियर है। यहाँ से देखो, ये भी तुम ऐसे कर लो और इस एंगल को ना तुम थीटा एंगल मान के चलो कि ये वाला जो एंगल हो रहा है थीटा एंगल हो रहा है, ठीक है। तो हमें क्या जानना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो हमने ड्रॉ किया किसके लिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, ठीक है। तो उसकी वजह से हमने जो ये ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, जो हमें पता होता है कि ऐसे स्ट्रेट लाइन होता है अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो तो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो तो, है ना। तो अगर ऐसा होगा तो इस ग्राफ से हमें क्या पता चलेगा,
तो देखो यहां से अगर हम एवरेज एक्सेलरेशन का जो डेफिनेशन है वो अगर लिखना चाहते ए एवरेज, ठीक है, वो कैसे लिखेंगे? एवरेज एक्सेलरेशन अगर तुम चाहते हो एवरेज एक्सेलरेशन फॉर टाइम इंटरवल, ये वर्क नहीं कर रहा है क्या? फॉर टाइम इंटरवल t2 माइनस t1, मतलब तुम यू आर इंटरेस्टेड इन दिस टाइम t2 माइनस t1, इस जगह पे तुम इंटरेस्टेड हो, यहाँ पे तुम्हें निकालना है क्या? एवरेज एक्सेलरेशन। तो कैसे होगा? एवरेज एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होता है, मैं चेंज कर देता हूँ। तो एवरेज एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन मैंने बताया था v2 माइनस, यहाँ पे चेक कर दो, तुमने v2 लिखा माइनस v1 और यहाँ पे t2 माइनस t1, है ना। अब थोड़ा सा नेमिंग कर लेते हैं, जिसको समझ में आ रहा है ना कि ये मैं कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस वीडियो अगर तुम देख चुके हो यूनिफॉर्म मोशन का डिस्प्लेसमेंट टाइम वाला, तो वो तो खुद से ही कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, तो कर दो। मैं नेमिंग दे रहा हूँ, ओ मान लो, इसको ए नाम दिया, इसको बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ और ये जी, ठीक है, नाम दे दिया ए बी सी डी ई एफ जी, हो गया तुम्हारा। तो इस हिसाब से अगर तुमने यहाँ पे देखा, ग्राफ में देखा, तो V2 मतलब इतना होता है, तो ये तो OF हो गया, फिर नेगेटिव साइन है माइनस, है ना। फिर तुम्हारे पास क्या है? V1 मतलब OG होगा, तो OG लिखो। फिर T2 मतलब इतना है, तो ये तो OV हो गया, माइनस साइन है। फिर तुम्हारे पास है T1 तो इतना है, OA लिख दिया मैंने। फिर OF माइनस OG मतलब OF माइनस OG, तो इतना रहेगा, तो यहाँ पर रहेगा FG, और यहाँ पे OB माइनस OB कहाँ पे है? OB माइनस OA, तो इतना रहेगा, ये रहेगा AB। क्लियर है? मैंने कहा भी है, जिसको आ रहा है वो खुद से कर लो, हो जाएगा। अब देखो AB जो लेंथ होगा वो CD का लेंथ होगा, डायरेक्ट परपेंडिकुलर तुमने ऐसे ड्रॉ किया हुआ है ना, और जो तुम्हारे पास FG हो रहा है वो तो CE का होगा। मतलब मैं कहना चाहता हूँ ये वाला लेंथ सेम है, और ये वाला लेंथ सेम है। ये तुम लिख चुके हो, तो मैं रब कर दूं? चलो, अगर तुमने लिखा नहीं तो पॉज कर दो। तो मैं यहाँ पे इसका नेक्स्ट स्टेप लिख सकता हूँ। इसका नेक्स्ट स्टेप इसके जगह पे FG कहाँ है तुम्हारे पास? ये हो गया CE, है ना, ये CE हो गया, और ये हो गया तुम्हारे पास CD, ठीक है। तो अब ये ट्रायंगल देख लो तुम, कौन सा ट्रायंगल है? ECD, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो फिर दिस डिवाइडेड बाय दैट मतलब क्या होता है? tan थीटा होता है। ये क्या हो गया? ये तो स्लोप हो गया, है ना। तो ये इस ग्राफ का स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो एक्सेलरेशन हम कैसे निकाल सकते हैं? स्लोप ऑफ द ग्राफ से निकाल सकते हैं। मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें क्या मिलता है? एक्सेलरेशन मिलता है। कैसे? उस ग्राफ का जो स्लोप होगा वही एवरेज एक्सेलरेशन होगा। क्लियर है? तो ये वाला चीज कोई नया चीज है नहीं, हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन में, मैं बार बार कह रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो हमने ड्रॉ किया था यूनिफॉर्म मोशन में, वहां पे हमें कुछ ऐसा मिला था। जब हमने वो लिखा था, एवरेज वेलोसिटी लिखा था, तब हमने देखा कि एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो स्लोप ऑफ द ग्राफ होता है ना। क्लियर है? बहुत इजी है। चलो, अगर हो गया तो रब कर देता हूं मैं। अगर तुमने लिखा नहीं तो पॉज करके लिखो। तो हम देख रहे हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जो है उसके लिए जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है हमारे पास, अगर हम इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर कर रहे, जीरो नहीं लिया हमने यहाँ पे, है ना, यहाँ पे है कुछ इनिशियल वेलोसिटी, तो अगर है तो ऐसे होगा ग्राफ, और उससे हमें क्या मिल रहा है कि एवरेज एक्सेलरेशन हम इस ग्राफ से डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो एक चीज हो गया। एक चीज हो गया कि इस ग्राफ से तुम एवरेज एक्सेलरेशन, ऐसे शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं एक्सेलरेशन को, ACC⁴n, तो एवरेज एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। चलो, ये निकाल लिया मैंने, अभी दिखाया तुम्हें कैसे निकालना है ना। अब अगर मुझसे तुम पूछते हो कि सर क्या सिर्फ यही चीज निकाला जा सकता है, तो आंसर है नहीं, और एक चीज निकाला जा सकता है। तो कौन सा चीज? तो चलो हम ना इससे टोटल डिस्टेंस कवर्ड निकालेंगे। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन द टाइम इंटरवल T2 माइनस T1।
तो एक चीज तो तुमने क्या निकाल लिया इस ग्राफ से, तुमने निकाल दिया एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, मैंने ड्रॉ किया हुआ है ना, मैं इसको ना थोड़ा सा एंगल को हटा देता हूं, अभी मुझे नहीं चाहिए। अगर तुम कर रहे हो ना, तुम कॉपी में ना फिर से ड्रॉ कर लो, वो बेटर रहेगा। ठीक है, तो देखो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन द टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। अगर मुझे डिस्टेंस कवर करना है, मान लो डिस्टेंस, अब तुम कहोगे सर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता है क्या? उसमें तो तुम डायरेक्शन ले लोगे, जो जो चीज़ नीचे आएगा वो माइनस हो जाएगा, डिस्टेंस मतलब सारा ऐड होता जाएगा, जो भी चीज़ होगा जैसे भी निकालेंगे। पहले निकाल तो लेते हैं डिस्टेंस का मतलब कैसे निकालना है, हमें डिस्टेंस को कैसे निकालना है इस ग्राफ से पहले पता कर लेते हैं, फिर मैं डिस्प्लेसमेंट का केस होगा तो क्या होगा बता दूंगा। वैसे बताया हुआ है मैंने, एक्सिस का नीचे होगा तो नेगेटिव होगा। चलो पहले देख लेते डिस्टेंस कैसे निकालना है, वो देख लेते। डिस्टेंस का फॉर्मूला तुम्हारे पास ऐसा होगा कि देखो एवरेज स्पीड इनटू टाइम, एवरेज स्पीड इनटू टाइम, है ना। डिस्प्लेसमेंट लिखता तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, एवरेज वेलोसिटी लिखता, बस इतना ही तो फर्क है ना। मैं डिस्टेंस लिख रहा हूं तो एवरेज स्पीड लिखा। अब बताओ एवरेज स्पीड, तुमने कहा कि इस जगह पे तुम इंटरेस्टेड हो, है ना। कैसे पता चला? क्योंकि तुमने यहाँ पे लिखा हुआ है t2 माइनस t1, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इस जगह पे तुम इंटरेस्टेड हो। अब इस जगह पे एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? तो पहली बात यह है कि क्या तुम्हें एवरेज स्पीड, वेलोसिटी कह दिया मैंने, स्पीड होगा। पहली बात तो यह है कि एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर है कि नहीं है। देखो इस जगह पे तुम्हारे पास इस जगह पे दो स्पीड्स है, एक है v1 एक है v2, ये क्रॉसपोंडिंग टू t1 टाइम इंटरवल का है और ये है t2 टाइम इंटरवल का। अब मैंने तुमसे पूछ लिया कि भाई एवरेज स्पीड जो है वो क्या होगा, तो इसका आंसर तुम क्या बताओगे? बताओ इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? देखो एवरेज स्पीड जो होगा वो v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2 होगा। कैसे पता चला मुझे ये? मैंने एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट में बताया था, अगर तुम्हारे पास इक्वल टाइम इंटरवल हो रहा है, टाइम जो इंटरवल होगा वो अगर इक्वल हो रहा है तो उस केस में v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2 होता है। याद है? अगर याद नहीं है तो देख लो, वो प्लेलिस्ट में है तुम्हारे पास, एवरेज स्पीड का पूरा कहानी मैंने बताया हुआ है ना। अब तुम कहोगे सर यहाँ पे कैसे पता चला आपको टाइम इंटरवल इक्वल है कि नहीं है? तो मैं कहूँगा हम कहाँ पे हैं, हम तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पे है। और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का डेफिनेशन क्या कह रहा है कि द वेलोसिटी चेंजेस यूनिफॉर्मली बट विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। उस दिन जो मैंने निकाला था याद है ना, a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a3, जब मैंने निकाला था तब नीचे जो t2 माइनस t1 हो रहा था तीनों केस में, वो क्या अलग अलग था? सेम था ना। तो अगर सेम था तो मतलब क्या कहना चाहते हो, जो इस सिचुएशन में अगर हम इसमें है मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में है, उसमें तो टाइम इंटरवल सेम ही होगा हर एक केस में। तो अगर सेम टाइम इंटरवल होता है तो उस केस में जो एवरेज स्पीड होगा वो तो v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2 है। पहले ये क्लियर कर लो कि ये तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, इसमें तुम्हारे पास दो स्पीड्स है ना, क्लियर है? चलो क्या बताया मैंने, यहां पे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट लिखता तो यहां पे मैं वेलोसिटी लिख देता। ठीक है, तो यहां पे तुम्हारे पास v1 और v2 है, तो एवरेज क्या होगा? स्पीड एवरेज होगा v1 प्लस v2 बाई 2। क्यों हो रहा है v1 प्लस v2 बाई 2? क्योंकि यहाँ पे जो टाइम इंटरवल्स होगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, सारा टाइम इंटरवल्स तो सेम ही होना है। क्यों? क्योंकि इसका डेफिनेशन ये कहता है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इज दैट काइंड ऑफ मोशन वेयर द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस यूनिफॉर्मली विथ रेस्पेक्ट टू इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और पर यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट ऑफ सारा टाइम यूनिट लिया तुमने, है ना, जितना भी चेंजेस होगा। या फिर मैं वो भी रेफरेंस दे रहा हूं कि a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a3, जो कहानी मैंने दिखाया था लास्ट वीडियो में, वहां पे भी देखना नीचे जो t2 माइनस t1 है सारा इक्वल ही लिया था। तो इस केस में ये तो ग्राफ उसी का है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, तो इस हिसाब से तो इसमें सारा टाइम जो है इक्वल ले रहे हो तुम, इसके वजह से इसका जो एवरेज स्पीड होगा वो इतना हो जाएगा इनटू टाइम इंटरवल। टाइम क्या हुआ? t2 माइनस t1। ठीक है, यहाँ पे अगर तुम देखो, एक चीज बार बार कह रहा हूं, यहाँ पे अगर तुम डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हो ना तो यहाँ पे तुम एवरेज वेलोसिटी लिखोगे। ठीक है, क्लियर है? तो चलो v1 मतलब इतना है, समझ में आ रहा है? v1 मतलब इतना है तो लिखो og
प्लस V2 मतलब है OF, ठीक है, OG, और ये हो गया OF, तो डिवाइडेड बाई 2 है, इंटू T2 हो गया तुम्हारे पास, कितना हो गया तुम्हारे पास, ये OB माइनस T1 हो गया तुम्हारे पास OA। चलो अब एक चीज गौर करो, ये जो OF है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू BE, है ना, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू, तुम बार बार सोचोगे सर आप यहां से बार बार ऐसे करके इक्वल करके यहां पे क्यों चले जाते हो, आप यहां पे क्यों नहीं लिखते हो, क्यों ऐसा करता हूं मैं बार बार ये क्यों कहता हूं कि इसको नहीं लिखना है, मुझे इसको लिखना है, मैं OF नहीं लिखना चाहता, मैं BE लिखना चाहता हूं, क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, मैं बार बार ऐसे तुम्हें कहता हूं कि ये इक्वल टू ये है, यहां पे चले जाओ, क्यों कहता हूं, क्योंकि मैं ना यहाँ पे इंटरेस्टेड हूँ, मैंने ये वाला टाइम इंटरवल लिया है T2 माइनस T1, तो मैं यहीं पे रहने की कोशिश करूंगा ना, यहाँ पे तो नहीं रहूंगा, इस जगह पे तो नहीं रहूंगा, क्लियर है। तो चलो इस हिसाब से मैं OG को लिख सकता हूँ AD, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसका नेक्स्ट स्टेप लिखो AD प्लस OF को लिखूंगा मैं BE डिवाइडेड बाई 2 इंटू, ये इतना हो जाएगा OB माइनस OA, तो AB हो जाएगा, है ना, इसको मैं ऐसे कर देता हूं, क्लियर है, लिख रहे हो मेरे साथ साथ, ठीक है। चलो इतना लिख लिया ना, अब सोचो तुमने क्या लिख लिया, अब सोचो यहां पे तुमने क्या लिख लिया, एक चीज अब ठीक तरीके से देखो ग्राफ को, ये एक जियोमेट्रिकल फिगर बन रहा है, ये जिसका 2 साइड्स ऑपोजिट साइड्स पैरेलल टू ईच अदर है और बाकी दोनों साइड पैरेलल है नहीं, और इसको हम क्या कहते हैं, ट्रेपेजियम, याद है ना, तो ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है वो तुमने क्या सीखा था, तुमने सीखा था कि ट्रेपेजियम का एरिया, अगर भूल गए तो किताब खोलो, क्लास 9 8 कहां पे है लिखा हुआ देख लो, तो उसका एरिया होता है कि सम ऑफ पैरेलल साइड डिवाइडेड बाई 2, मतलब दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2 है, यहाँ पे दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2 इंटू इट्स हाइट है, मतलब इतना कैलकुलेशन करने के बाद जो तुम्हें रिजल्ट मिला उसमें मैं क्या लिख सकता हूं, इज एग्जैक्टली इक्वल टू, मैं रब कर दूं ये वाला चीज, तो यहां पे लिख लूंगा, रब कर देता हूं, चलो ये वाला चीज मैं रब कर देता हूं, ये तुमने लिख लिया होगा। तो इसके बाद मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम ZI, ट्रेपेजियम क्या नाम है, ABED, मतलब क्या हो गया, इतना एरिया। अब तो मैं इसको थोड़ा सा गंदा कर रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आए, तुम अपने कॉपी में ऐसे मत कर देना, है ना, ऐसा मत करना, तुम अलग से ड्रॉ करना है तुम्हें, ठीक है, 2 अलग अलग ग्राफ ड्रॉ करना है, पहले वाला तो हो गया tan थीटा वाला, एवरेज एक्सेलरेशन निकाला, सेकंड में क्या निकाल रहा हूं, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको ये वाला क्या हो गया, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया, इसको मैं शॉर्टकट में ऐसा लिख सकता हूं, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो क्या हो गया मेरे पास इंफॉर्मेशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए मैं अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करता हूं ना, तो मुझे क्या मिलता है, मुझे एवरेज एक्सेलरेशन मिलता है, कैसे, वो तो ग्राफ का स्लोप हो जाएगा tan थीटा, ये एग्जैक्टली सिमिलर टू वो वाला केस हो गया, कौन सा, वो जो तुमने सीखा हुआ है यूनिफॉर्म मोशन में, कौन सा ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ना, ठीक है। चलो फिर मैंने कहा कि इसके अलावा अगर तुम्हें कुछ और इंफॉर्मेशन मिलेगा इससे, तो मैंने कहा हाँ मिलेगा, क्या मिलेगा, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, कैसे मिलेगा, तो अभी करवाया कैसे मिलेगा, अल्टीमेटली क्या पता चला कि डिस्टेंस कितना होगा इस टाइम इंटरवल में, कि भाई साहब ये जो एरिया है, जितना एरिया होगा वो उसका डिस्टेंस होगा। अब तुम कहोगे सर डिस्प्लेसमेंट होता तो क्या होता, तो मैं कहूंगा कि एक प्रॉब्लम तो तुम्हें करवाया था डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस वाला, वहां पे अगर मेरे पास एरिया नीचे होगा तो माइनस हो जाएगा, है ना, ठीक है, ग्राफ का नीचे वाला केस को हम नेगेटिव लेंगे। आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा है, सिंपल ज्योमेट्री था ये, है ना, tan थीटा ये सब पढ़ चुके हो, ट्रेपेजियम ये सब पढ़ चुके हो, देखो फिजिक्स में कितना मैथ्स लग रहा है, मैथ्स तुम्हारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए फिजिक्स सीखने के लिए, आगे भी हम देखेंगे बहुत ज़्यादा मैथ्स का एप्लीकेशन होने वाला है फिजिक्स में, और फिजिक्स जो होता है ना वो न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट ही होता है, तुम अगर न्यूमेरिकल नहीं करोगे तो सीख नहीं पाओगे। चलो न्यूमेरिकल से याद आया, एक क्वेश्चन लेते हैं, ये सारा खत्म हो रहा है क्या,
ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। सॉरी ग्राफ तो नहीं ड्रॉ किया मैंने, अभी तो सिर्फ एक्सिस में वेलोसिटी और टाइम लिखा, ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूँ। चलो मैंने ऐसे एक ग्राफ ड्रॉ किया, ऐसे ऐसे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, पूरा स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, क्लियर है। तो ये ओरिजिन हो गया तुम्हारा, यहां से स्टार्ट किया। इस ग्राफ के बारे में अगर मैंने तुम्हें ऐसे ग्राफ ड्रॉ करके दे दिया, बस ऐसे फिगर, तो इसके बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन होगा बताना थोड़ा सा। अगर तुम्हें मैंने ऐसे ग्राफ दे दिया ना, तो तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, मतलब सर ने जो ये ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है ये क्या है, मतलब इससे क्या पता चल रहा है मुझे क्या पता चल रहा है इससे। इस ग्राफ को देख के मुझे कुछ अगर कहना हो तो मैं क्या कहूंगा, मतलब हाँ ये ग्राफ ऐसे ऐसे है, ये सारा चीज है इस ग्राफ में। पहला क्वेश्चन तो चलो ये कह लेता हूं कि ये वाला ग्राफ पॉसिबल है या नहीं है। अब तुम कहोगे सर आपने तो बता ही दिया इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है, तो ये तो ऑब्वियसली पॉसिबल होगा ही, नहीं वाला केस तो होगा नहीं। ठीक है पॉसिबल है, अब बताओ इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता क्या चल रहा है। तुम कहोगे सर आपका क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है, क्या पूछ रहे हो। मतलब मैं पूछ रहा हूं कि मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया तो इसको देख के तुम क्या सोचोगे। तो देखो इसको देख के तुम सोचना चाहिए तुम्हें कि सर ये ओरिजिन से शुरू हुआ तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, पहले इंफॉर्मेशन मिल रहा है। ये ऐसे स्ट्रेट लाइन गया हुआ है, मतलब यहाँ पे ऐसे ग्राफ हो रहा है। ऐसे वाला ग्राफ के लिए जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए होता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ऐसा होता है ना। मतलब यहाँ पे जो भी है एक्सेलरेशन है, और जो भी एक्सेलरेशन है वो तो यूनिफॉर्म है। क्लियर। फिर से ये ग्राफ यहां से शुरू हुआ, इसकी वजह से इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वो तो क्लियर है। फिर यहां से वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो रहा है ओरिजिन से, तो ये वाला चीज स्ट्रेट लाइन तो होता है, हमें पता है कहां पे होता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में होता है। मतलब यहां पे एक्सेलरेशन है तो यस है, कैसा एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म है, कैसे पता चला, स्ट्रेट लाइन हो रहा है, खत्म। यहां पे अब तुम कहोगे सर यहां पे मान लेता हूं मैं एक टाइम है t1 जिसमें जो वेलोसिटी है वो v है, फिर मैं यहाँ पे एक टाइम मानता हूँ t2 जिसमें वेलोसिटी है v है, यहाँ पे एक टाइम मान रहा हूँ t3 इसमें भी वेलोसिटी v है, यहाँ पे भी टाइम t4 मान रहा हूँ इसमें भी वेलोसिटी v है। मतलब आप कहना चाहते हो कि आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, मतलब यहाँ पे आपके पास एक्सेलरेशन 0 है। क्यों? क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी तो हो ही नहीं रहा किसी पॉइंट पे, ठीक है ना। इसका मतलब ये जो गाड़ी स्टार्ट की, रेस से स्टार्ट की, फिर इसने चला, कैसे चला, यूनिफॉर्मली चला, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन लेके चला फिर यहाँ पे जाके ना इसने कांस्टेंट अपना वेलोसिटी जो है चेंज नहीं किया, जाते रहा, मतलब ऐसे ही चल रहा है। फिर ना ये कहीं पे पहुंच गया होगा, ये कहीं पे पहुंच गया होगा, फिर इसको वापस अपने घर पे जाना है, फिर ये डीएक्सेलरेट कर रहा है यहां से, है ना। इसका रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, क्लियर है, इसका रिटार्डेशन हो रहा है। देखो यहाँ पे स्लोप देखो, ये एंगल है, और यहाँ पे स्लोप देखो तुम्हारे पास, ये एंगल है, ऐसा स्लोप होगा। देखो स्लोप के बारे में ये याद रखना, अगर तुम्हारे पास स्लोप है ना, स्लोप अगर π/2 मतलब 90 डिग्री, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको याद रखना है। स्लोप अगर 90 डिग्री से स्मॉल होता है, छोटा होता है, तो स्लोप जो होगा, जो स्लोप होगा SLOP वो पॉजिटिव होता है। और अगर π/2 से ग्रेटर देन होता है, जो थीटा होगा तुम्हारे पास, थीटा जो होगा ग्रेटर देन π/2 होगा, तब स्लोप तुम्हारा नेगेटिव होगा। अब तुम कह रहे हो सर क्या आपने लिख दिया, कुछ पता ही नहीं चला। तो देखो स्लोप मतलब इसके केस में ऐसा है ना, तो तुम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो ना, ये ऐसा है ना, बस स्लोप के लिए तुम्हें हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है जैसे जा रहा है ग्राफ। तो ऐसा है, ये वाला एंगल तुम्हें दिखाई दे, तुम समझेगा सर ये तो एंगल 90 डिग्री होगा, ये तो सिर्फ इतना ही एंगल है, तो ये तो 90 डिग्री से छोटा होगा, मतलब इस केस में तो स्लोप पॉजिटिव है, वो तो हमें पता भी है, ये ग्राफ से भी दिखाई दे रहा है कि ऐसे जा रहा है, सीधा जा रहा है। अब इसके बारे में, ये तो ऐसा है, अब यहाँ पे एक लाइन खींच दूं मैं, तो ये एंगल 90 डिग्री होता तो इतना होता, 90 डिग्री होता तो इतना होता, है ना। ये एंगल तो 90 डिग्री से ज़्यादा है, मतलब ये तो वैसे भी ग्राफ देख के ही पता चल रहा है कि ये पीछे जा रहा है, अपने जगह पे वापस जा रहा है, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है ना, नेगेटिव होगा, ठीक है। चलो, तो स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कैसे पता करना है। स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है पता करने के लिए हम एक काम करेंगे, जिस पॉइंट पे है उस पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे, और जो ग्राफ है उसके साथ हॉरिजॉन्टल लाइन का एंगल देख लेंगे। अगर एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है, जैसे कि ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट के लिए तुम ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री से छोटा हो रहा है ना। यहाँ पे पॉइंट है मान लो, यहाँ पे स्लोप कैसा है, तो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो, और ये एंगल देखो 90 डिग्री से ज़्यादा है,
है ना, क्लियर है ना ये वाला पॉइंट। ये एंट्रेंस के लिए चाहिए हमें, वैसे बोर्ड के लिए इतना नहीं पूछता ये सारा चीज़, एंट्रेंस में पूछता है। चलो तो अब हम एक न्यूमेरिकल करें ताकि तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है पता तो चले। मान लो मेरे पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ऐसा कुछ लिखूँ मैं, 2 4 6 8 10 12, ये रहा 14, ये रहा 16, ये रहा 18, और बनाओ फिर छोड़ो सर और मत बनाओ, 5 10 15 20। ये तुम्हारे पास वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है, ये सेकंड में है, टाइम है ना। तो ये भाई साहब ऐसे चले, ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे चले 8 सेकंड तक चले, इसको 10 में चलाओ, ये ऐसे चलना है, दो इसको ऐसे, है ना। मैं ड्रॉ कर दूं, तुम लोग वेट करो, फिर कहोगे कैसे ड्रॉ करना है सर, पता नहीं चल रहा आपने क्या किया। 8 है ना, 8 यहाँ पे आएगा, 8 यहाँ पे आएगा, तो इसको और बढ़ाओ, फिर क्या करवाना है, ये 8 है, फिर इसको तुम 8 से लेके तुम इसको ऐसे कर दो 10 तक, 10 तक स्ट्रेट चलाओ, ऐसे स्ट्रेट, ठीक है। ट्वेल्व तक ले लेता हूँ, समझ में नहीं आएगा बाद में तुम्हें, 8 से लेकर 12 तक ले रहा हूँ, ठीक है। फिर तुम्हारे पास ये ग्राफ ऐसे हो गया, सीधा नहीं हो रहा है, सीधा 12, ये तुम्हारे पास 12 है, तो इसको इतना लाओ, ठीक है। तुम सोच रहे हो क्या कर रहे हैं सर, फिर इसको ना ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, चलो हो गया मेरा। ये जो है पॉइंट, ये 10 है, इसको मैं डॉट डॉट ऐसे कर रहा हूँ ना ताकि तुम्हें पता चले कि ये वाला पॉइंट का जो कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो ऐसा एक ग्राफ मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ऐसे ग्राफ एक मैंने ड्रॉ कर दिया और तुमसे पूछ रहा है क्वेश्चन, तुमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो ग्राफ है इसमें t इक्वल टू 8 सेकेंड से लेके t इक्वल टू 18 सेकेंड तक, माइंड इट, t इक्वल टू 8 सेकेंड से लेके t इक्वल टू 18 सेकेंड तक जितना डिस्टेंस कवर किया बॉडी ने, जितना डिस्टेंस, नॉट डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कवर किया बॉडी ने वो कितना है, ये ग्राफ है मेरे पास। और मुझे क्या क्वेश्चन पूछा, इस ग्राफ को अच्छी तरीके से ड्रॉ करो, यहाँ तक पूरा कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, ये वाला यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है और एक्सेलरेटेड है, ये रिटार्डेशन है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा मेरे से, क्वेश्चन पूछा कि डिस्टेंस निकालो। पहली बात तो डिस्टेंस जो है वो तो उसमें नेगेटिव वेगेटिव कुछ आने वाला है ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट होता तो नीचे देखते हम, नीचे है कि नहीं ग्राफ तो नीचे है नहीं, वैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का सेम ही आंसर होगा इस केस में। अब डिस्टेंस निकाला तो टाइम इंटरवल क्या है, टाइम इंटरवल t इक्वल टू 8 सेकंड से t इक्वल टू 18 सेकंड, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस निकालना। अब तुम्हें डिस्टेंस कैसे निकालना है, तो तुम कहोगे कि सर अभी तो आपने दिखाया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर होगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, जितना टाइम इंटरवल मेरे पास है, मतलब मैं थोड़ा सा ऐसे कर लूँ, जितना टाइम इंटरवल यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो इतना सारा एरिया सर मैं निकाल लूँगा, जितना एरिया होगा आंसर वही आपका डिस्टेंस हो जाएगा, है ना। तो हम कैसे लिखेंगे, इसका सोल्यूशन क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर क्या लिखेंगे, t इक्वल टू 8 सेकेंड टू t इक्वल टू 18 सेकेंड, बस खत्म। तो क्या हो जाएगा, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, पहले हम इसका एरिया निकाल लेंगे, ये वाला एरिया कितना हुआ, ये देखो ये कौन सा पॉइंट है, 10 है ना। तो ये जो लेंथ है तुम्हारे पास ये कितना हो गया, 10, और ये जो है तुम्हारे पास ये कितना हो गया, 8 से लेकर 12 तक 4 हो गया, है ना। ये काइंड ऑफ रेक्टेंगल हो रहा है, रेक्टेंगल, स्क्वायर नहीं हो रहा है, स्क्वायर होता तो ये वाला लेंथ सेम होता। ये वाला लेंथ कितना होगा, देखो कितना है, 10 है, मैंने 10 बताया था, है ना, ये 10 है, और ये कितना हो गया, 8 से लेकर 12 तक 4 हो गया।
तो यहाँ पे तुम्हें क्या लिखना है, इस एरिया, अगर तुम ना थोड़ा सा इलाबोरेटली करना चाहते हो ना तो ऐसे नेमिंग कर देना कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे पता है तुम्हें, यहाँ पे लिखो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ दैट, मैं इलाबोरेटली कर रहा हूँ ताकि तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आए, बाद में मत कहना कि शॉर्टकट में कर रहे हैं सर, है ना, कहोगे सर तो खुद ही कर रहे हैं, हमें कुछ समझ में आ ही नहीं रहा। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगा, ए बी सी डी, ये रेक्टेंगल है, ए बी सी डी प्लस क्या है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और तुम्हारे पास से एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, राइट आर टी लिखा हुआ है, एंगल सिंबल दिया हुआ है, ट्राइंगल कौन सा नेम है, बी ई सी, चलो बी ई सी, ये वर्क भी नहीं कर रहा, ठीक है। तो एरिया कितना हो गया देखो यहाँ पे, ये हो गया 10 इंटू ये हो गया 4 प्लस ये राइट एंगल वाला केस होगा तो हाफ इंटू लेंथ इतना 12 से लेके 18 मतलब 6 है ना, ये 6 है, और ये कितना है, ये तुम्हारे पास 10 है, 10 इतना तो खुद ही कर सकते हो, ये कट गया 30 हो गया, ये 3 हो गया 30 हो गया, और ये 40 तो 70 आंसर हो रहा है तुम्हारे पास, 70 क्या होगा केजी, यूनिट 70 मीटर, है ना, क्यों मीटर, डिस्टेंस के यूनिट मीटर होता है। अब तुम कहोगे सर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता तो भी तो सेम ही होता, ग्राफ तो नीचे नहीं है, ग्राफ नीचे हो सकता है, वेलोसिटी नीचे जा सकती है, वेलोसिटी का ग्राफ नीचे भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है वेलोसिटी, है ना, तो नेगेटिव होता तब हम माइनस करते, सारा चीज़ ऊपर है, डिस्टेंस जितना होगा डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही होगा, ठीक है। चलो इसका आंसर 70 है, तो ये मैंने कर लिया। अब तुम्हारे पास होमवर्क है कि t इक्वल टू, ये तुम्हारे पास होमवर्क है, कमेंट में जरूर मुझे बताओ कि आंसर कितना हो रहा है। मैं बहुत सारा होमवर्क देता हूँ बट 2-3 बंदे जो है वो रिप्लाई करते हैं, बाकी तो कोई रिप्लाई नहीं देता, पता नहीं तुम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर तुमने किया तो मुझे बताना ज़रूर, मैं चेक कर दूंगा आंसर तुम्हारा कितना हो रहा है। मान लो t इक्वल टू 0 सेकेंड से लेके, मतलब स्टार्टिंग से लेके, ठीक है, 0 से लेके 18 सेकेंड तक, 18 को ठीक से लिख लूँ, 18 सेकेंड तक, ये वर्क भी नहीं कर रहा, कितना है, तो इस ग्राफ में तुम्हें ये बताना है मुझे, ठीक है। कैसे करना है, ये वाला ट्राइंगल भी ऐड हो जाएगा, तब इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके तुम कर लोगे, इतना है 8, इतना है 10, हाफ, ये 40 और ऐड होगा, शायद 110 होगा मीटर, कर लेना, ठीक है, कर लोगे तुम। चलो तो ये ग्राफ का न्यूमेरिकल कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, है ना। लास्ट टाइम मैंने और एक इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो डिराइव किया था, याद है, बता सकते हो उसका इक्वेशन क्या है, nth सेकेंड के लिए क्या होता है, एस nth क्या होता है, u प्लस ए बाई 2 इंटू ट्वाइस एन माइनस 1, याद है ना, इसका डेरिवेशन किया हुआ है मैंने, ठीक है। और वैसे हमारे पास जो फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो एक प्रॉब्लम करता हूँ, एक प्रॉब्लम ऐसा है कि एक जो बॉडी है वो इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, तो u इक्वल टू 0 है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट हुआ है और उसने ना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मेंटेन किया हुआ है a। फिर से एक बॉडी है जो इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट किया हुआ है और उसने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a मेंटेन किया हुआ है। अब तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड, ये वाला रेशियो कितना होगा। क्या कह रहा है कि रेशियो बिटवीन डिस्टेंस कवर्ड बाय nth सेकेंड टू द डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस कवर इन nth सेकेंड क्या होता है, ये वाला चीज होता है जहां पे इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 होगा तो हम क्या लिखेंगे, 0 प्लस, क्या हुआ ये काम करेगा भी नहीं, 0 प्लस a बाई 2 इंटू ट्वाइस एन माइनस 1, तो आंसर क्या हो रहा है इसका, a बाई 2 इंटू ट्वाइस एन माइनस 1, इतना है, ठीक है। अब तो ये निकाल लिया, फिर ये निकालना है, ये क्या है यहाँ पे लिख दो, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। देखो मैंने क्वेश्चन ऐसे ही बता दिया, तुम अगर लिख सकते हो तो लिख लो, ठीक है। क्वेश्चन क्या बताया मैंने, एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट किया हुआ है और उसने एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a मेंटेन किया हुआ है, तब जाके तुम्हें क्या बताना है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड टू द डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड, ठीक है। तो एक चीज है तुम्हारे पास s nth, ये तो हमने निकाल लिया।
अब हम ऐसे निकालेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकंड, ये nth नहीं है n है, तब तो एस एन क्या होगा, s इक्वल टू, अरे तुमने बताया नहीं s इक्वल टू यूट नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, s इक्वल टू, सॉरी गलती कर रहा हूँ यार, करेक्ट है ये, यहाँ पे यूट लिखना है, ये तो एस एन एथ का है, एस एन एथ का फॉर्मूला डिराइवेशन ही ये था, एस एन एथ इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू ट्वाइस एन माइनस वन, गलत बता दिया था अभी, पहले सही लिखा था। तो एस एन इक्वल टू क्या है, एस इक्वल टू यू टी, यहाँ पे होगा यू टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। बट तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी तो 0 दिया हुआ है रेस्ट से, और हाफ ए टी का वैल्यू तुम्हें एन दिया हुआ है, तो तुम्हारे पास हो गया हाफ ए एन स्क्वायर। बस अब तो तुम्हारे पास दोनों इक्वेशन है, एस एन जो है उसका वैल्यू भी पता है, एस एन एथ का भी पता है, तो तुम्हारा जो आंसर है वो क्या होगा, देयरफॉर जो तुम्हें पूछा गया एस एन एथ डिवाइडेड बाई एस एन, क्या लिखूं, एस एन एथ का वैल्यू इतना लिखो ऊपर, ए बाई टू इंटू ट्वाइस एन माइनस वन डिवाइड बाई एस एन कितना है, ये भी है ए बाई टू एन स्क्वायर। तो देखो ए बाई टू तो कैंसिल है ना, कर रहे हो ना मेरे साथ साथ, जल्दी करो, रफ कर दूं, रफ कर देता हूं, मैं रफ कर सकता हूं, तुम तो पॉज कर सकते हो, है ना, फैसिलिटी है तुम्हारे पास। चलो इसका नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप है ट्वाइस एन माइनस वन बाई एन स्क्वायर। तो ऐसे आंसर रख सकता हूँ, या फिर मैं ऐसे लिखूँ ट्वाइस एन बाई एन स्क्वायर माइनस वन बाई एन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 बाई एन माइनस वन बाई एन स्क्वायर। तो ये हो गया रेशियो तुम्हारे पास, ठीक है। या फिर ऐसे भी इसको भी रेशियो कह सकते हो, ट्वाइस एन माइनस वन इज टू एन स्क्वायर, है ना। यहाँ पे भी रख सकते हो आंसर, ये करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वैसे मैंने कर दिया है, रेशियो है ना, तो ऐसे रेशियो ऐसे लिखते हैं हम, ए इज टू बी के फॉर्म में लिख दो, ये करने की ज़रूरत है नहीं। चलो समझ में आ रहा है चीज़ें, है ना। नेक्स्ट मूव करते हैं, तो हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में है, जहाँ पे हमने देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है बता दिया था मैंने पिछले वीडियो में ही, आज भी थोड़ा सा ग्राफिकली उससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है वो बताया। पिछले वीडियो मैंने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होगा बताया था, बट एक चीज़ बताया नहीं, कौन सा चीज़ था, जल्दी बताओ कौन सा चीज़ था। एक चीज़ मैंने बताया नहीं, वो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, याद है ना। तो हम आज इसको भी कर लेते हैं, चलो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए तो हमने किया हुआ है, बट अब जो करने वाले हैं ये वो किसके लिए है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए है। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, और मुझे पता है तुम भी ऐसे ही लिखोगे, तुम पूरा लिखो। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए मुझे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एस लिख दिया, यहाँ पे टाइम टी लिख दिया। अब ग्राफ कैसे ड्रॉ करें, तो मैंने तुम्हें बताया हुआ है, अगर तुम मुझे फॉलो कर रहे हो ना, तो मैंने तुम्हें बताया हुआ है कि कोई भी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें इक्वेशन चाहिए होता है। अब तुम कहोगे सर मेरे पास तो इक्वेशन है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इससे कर लो आप। यस, इससे ही करूँगा। तो पहले सिंपल सा केस लेते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए बारीकी से हम थोड़ा सा सिंपल सा केस लेते हैं कि मान लेता हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो मेरे पास इक्वेशन हो गया हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर लिखता हूँ फिर से, एस इक्वल टू क्या हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर। अब बताओ मोशन कौन सा है, तो मोशन है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो ए क्या होगा इस केस में, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में तो ए कांस्टेंट होता है, वो तो मैंने बताया हुआ है पिछले वीडियो में। चलो हाफ क्या होगा, हाफ भी तो कांस्टेंट है, मतलब ये हाफ ए टर्म जो है कांस्टेंट है, मतलब तुम कहना चाहते हो कि एस जो होगा वो तो टी स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल होगा, है ना। मतलब मान लो टी के वैल्यू 1 है, तो एस प्रोपोर्शनल टू 1 स्क्वायर होगा, ठीक है। बट टी के वैल्यू जब तुम 2 करोगे तो एस जो होगा 4 मीटर डिस्टेंस बढ़ जाएगा। टी के वैल्यू जब 3 करोगे तो एस जो होगा प्रोपोर्शनल टू 9 होगा। प्रोपोर्शनल इसलिए लिख रहा हूं, उसके साथ ये वाला टर्म इनटू है ना, वो कांस्टेंट है, पूरा टर्म कांस्टेंट है, समझ रहे हो ना। मतलब छोटा सा टाइम के लिए डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, छोटा सा टाइम के लिए। मतलब इनिशियली कुछ ऐसा होगा, मान लो यहाँ पे टाइम है तो डिस्टेंस यहाँ पे है, फिर टाइम यहाँ पे है तो डिस्टेंस यहाँ पे है, फिर तुमने टाइम और बढ़ाया, देखो टाइम और बढ़ाया, मान लो टाइम लिख लिया तुमने 5 सेकंड, पर डिस्टेंस जो है, जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, समझ रहे हो ना, वो तो नेगेटिव पॉजिटिव का केस होता है।
मेरे मुंह से कभी डिस्टेंस भी निकल सकता है, कभी डिस्प्लेसमेंट भी। वैसे मैं इलाबोरेटली बताऊंगा फिर से। तो अगर 5 लिखते हो ना 5 सेकंड, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एस जो होगा वो 25 हो रहा है। छोटा सा 5 के लिए बहुत बड़ा वैल्यू, मतलब यहाँ पे कहीं पे टी होगा तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एस यहाँ पे मिल सकता है, बहुत दूर मिल सकता है तुम्हें। फिर अगर तुम कहते हो मैं और टी बढ़ा दिया तो इसका वैल्यू यहाँ पे मिल सकता है। जैसे कि मान लो 9 लिखोगे, तुम 9 लिखोगे तो 9 स्क्वायर मतलब एस जो प्रोपोर्शनल हो रहा है किससे, 81 से हो रहा है। बात समझ में आ रहा है ना। मान लो मैं 10 लिखा तो वो तो 100 यहाँ पे कहीं पे हो जाएगा। ठीक है, जब तुम इस सारे पॉइंट्स को जोड़ोगे ना तो तुम्हारे पास ऐसा ग्राफ होगा। अब तुम समझ रहे हो, छोटा सा मतलब टाइम चेंज किया तो बहुत ज़्यादा वैल्यू हो रहा है, बहुत ज़्यादा वैल्यू। इतना टाइम इंटरवल है, इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, इतना है ना। इन 2 टाइम इंटरवल में डिस्टेंस कवर बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब तुम कहोगे सर यहाँ पे पहले आपने इतना छोटा छोटा वेरिएशन क्यों दिया। तो पहले तो हमें पता है ना, जैसे कि 1 वाला केस में 1 ही होगा, 2 वाला केस में 4 होगा, इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। जितना दूर जाओगे उतना गैपिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। जितना दूर जाओगे मतलब टाइम का वैल्यू तुम 9 ले रहे हो तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग 9 स्क्वायर 81 हो रहा है। टाइम का वैल्यू तुम 11 ले रहे हो, 11 सेकंड, बट एस प्रोपोर्शनल टू 121 के प्रोपोर्शनल हो रहा है ना। जितना टाइम तुम दूर जाओगे उतना गैपिंग्स बढ़ता जाएगा, जितना नज़दीक रहोगे वो वाला गैपिंग्स थोड़ा सा कम ही रहेगा, है ना। क्लियर है। वैसे मैं ये कह सकता था, क्योंकि कहीं ना कहीं से तुम पढ़ लोगे फिर कहोगे कि सर ने ये नहीं बताया। वैसे मैं ये कह सकता था ये वाला जो इक्वेशन होता है ना, ये वाला जो इक्वेशन होता है ना, वो पैराबोला के होता है। अब तुम कहोगे किसने क्या बोला तो मैंने इसलिए इसका नाम मेंशन करना नहीं चाहता। अब भी मैं कह रहा हूँ कि मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि ये तुम्हें मैथ्स में पहले पढ़ना है, व्हाट इज़ पैराबोला। ठीक है, बाद में हम डिस्कस करेंगे। अब तुम कहोगे सर तो बताया क्यों, तो बताया इसलिए क्योंकि तुम भी ना कहीं से किताब या कहीं से मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन कि पैराबोला का ग्राफ होता है। फिर तुम कहोगे सर ने तो बताया नहीं ये पैराबोला होता है ना। अब पैराबोला क्या है ये मैं नहीं बताना चाहता अभी, दिस इज नॉट द राइट स्टेज। ठीक है, बस सीखो तुम। मैथ्स में बहुत ज़्यादा मैथ्स यूज़ होता है यार, फिजिक्स में। तो मैं पैराबोला का इक्वेशन बताया ही नहीं। अगर मैं पैराबोला का इक्वेशन बताता ना तो पहले ही ऐसे ड्रॉ कर देता, मैं ये सब बताता ही नहीं। मुझे ऐसे एक्सप्लेन करना था, इसलिए मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया ताकि तुम्हें समझ में भी आए ये ग्राफ ऐसे क्यों हो रहा है। अचानक थोड़ा सा टाइम के लिए इतना बढ़ रहा है ना, बहुत ज़्यादा गैपिंग्स हो रहा है। ठीक है, तो पैराबोला को भूल जाओ। पैराबोला वर्ड इसलिए यूज़ किया क्योंकि तुम्हें किताब में या फिर कोई दूसरे सोर्स से मिल सकता है, फिर मुझे कहोगे कि आपने नहीं बताया। ठीक है, मुझे भी तो सब कुछ चेक करके देखना है ना, बच्चों को कहाँ से कौन सा चीज़ मिल जाता है, बाद में कहेगा कि सर नहीं करवा रहे हैं। ये तो होता है अब देखो, मैंने कहा था कि सिंपल सा सिचुएशन लेते हैं। सिंपल सा सिचुएशन मतलब मैंने कहा कि u = 0 लेते हैं, है ना। अब बताओ, तुम खुद से बताओ, अगर u 0 नहीं होता तो क्या होता है ये वाला ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो तब तो यहां से कहीं से होता, इनिशियल वेलोसिटी रहता। ठीक है, मतलब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, s = ut प्लस हाफ at²। तो इसको ना मैं x0 करके लिख सकता हूँ। ठीक है, प्लस हाफ at²। अब तुम कहोगे x0 क्या है सर, मैं कहूँगा कि s = vt होता है ना, तो यहाँ पे इस चीज़ को ut लिख रहे हो तुम, ut, तो ये तो कोई ना कोई डिस्टेंस ही कवर हुआ होगा। ut लिख रहे हो ना, s = vt तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, ये ut लिख रहे हो तो ये कोई ना कोई डिस्टेंस ही होगा ना। तो इसको मैंने x0 डिस्टेंस s तो यहाँ पे लिख दिया ना, इसलिए इसको मैंने x0 लिखा, तो x0 = ut, वही चीज़ है। ठीक है, तो इसके लिए तुम्हें ये समझना है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, मतलब जब t = 0 था उसमें तुमने और पहले से ही कुछ, जब t = 0 होगा तो s = x0 होगा, ये वाला t0 लिखोगे तो ये वाला टर्म रहेगा नहीं। मतलब पहले से ही कुछ डिस्टेंस कवर किया हुआ है, मतलब पहले से ही तुमने x0 डिस्टेंस कवर किया हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब बताओ, ये वाला चीज़ जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो तुम्हारे पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो क्या ये ऐसे ही होगा? नॉट नेसेसरी, ये ऐसे भी हो सकता है ना, ऐसे भी हो सकता है। ये ऐसे एक्सेलरेट कर रहा था, ये नीचे डी एक्सेलरेट कर रहा है, यहाँ से कहीं से मार दो। ठीक है, और पॉसिबिलिटीज ऐसे हो सकता है, नेगेटिव में डी एक्सेलरेट कर रहा है, पॉजिटिव से लेके नेगेटिव में पॉजिटिव से लेके अपने यहाँ पे ओरिजिन पे जा रहा है मान लो, अब नेगेटिव से लेके कहीं पे दूर जा रहा है,
पॉजिटिव से लेके जैसे कि एक्सेलरेट कर रहा था एकदम उल्टा जा रहा है, रिटार्डेशन। ठीक है, तो बहुत सारा पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है, ऐसे पॉसिबिलिटीज़ के बारे में मैंने पहले से ही बताया हुआ है। ठीक है, तो इतना मतलब तुम्हें ये जानना है ज़रूर कि एंट्रेंस वाला क्वेश्चन में ऐसा कुछ ग्राफ्स दे सकते हैं मतलब। ठीक है, तो ऐसे ग्राफ्स के पॉसिबिलिटीज़ के बारे में मैंने पहले ही यूनिफॉर्म मोशन में ही कुछ होमवर्क भी दिया था और मैंने बताया भी था। ठीक है, तो आई होप कि तुम समझते हो कि कौन कौन सा पॉसिबिलिटी ग्राफ किस किस सिचुएशन में होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। तब मैंने ऐसे बताया था तुम्हें कि मान लो ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से ऐसे जाऊँगा या फिर यहाँ से ऐसे जाऊँगा, यहाँ से इस साइड में एक्सेलरेट कर सकता हूँ, यहाँ पे इस साइड में भी एक्सेलरेट कर सकता हूँ, तब तो नेगेटिव होगा, ये मेरा जीरो होगा अगर रेफरेंस पॉइंट तो, है ना। तो ऐसे जाऊँगा तो ऐसे ग्राफ होगा, ऐसे जाऊँगा तो ओरिजिन से ऐसे होगा, ओरिजिन से, या फिर ऐसे भी हो सकता है, यहाँ से कहीं से तुमने मूवमेंट स्टार्ट किया जाना, है ना, तो ऐसे हो सकता है। पॉसिबिलिटीज समझ में आ रहा है ना। पॉसिबिलिटीज तुम्हें अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अच्छी तरीके से पहले वाला वीडियो देख लो, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए वीडियो इतना ही रखते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन जो है आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा है, बट मैं यहाँ पे रिपीट करना चाहूँगा कि जो मैंने बोला था तुम्हें, जो ग्राफिकल मेथड में जो तुम्हें प्रूफ करना था ना, s इक्वल टू u प्लस हाफ एड स्क्वायर v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस s और v इक्वल टू u प्लस 80, वो सब तुम कर लो। अगर नहीं कर सकते हो तो मुझे बताओ ज़रूर, मैं करवा दूंगा। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में हम वही इक्वेशंस ऑफ मोशन, मतलब s इक्वल टू जो बताया अभी तीनों इक्वेशन, और साथ में वो वाला इक्वेशन भी, s nth वाला भी, ठीक है, उन चारों इक्वेशन से हम प्रॉब्लम डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे। मतलब मैं तब मान के चलूंगा कि तुमने वो वाला डेरिवेशन खुद से कर लिया, वो मैं मान के चलूंगा, क्योंकि मुझे भी डेरिवेशन करना है बट कैलकुलस मेथड से करना है, वो मैं बाद में करवाऊंगा। कैलकुलस मतलब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था। ठीक है, तो तुम कर लो, आई होप कि कर लोगे, ये वाला चीज़ नया नहीं है, क्लास 9 में भी किया हुआ हो। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे इस इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।